हेलो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के सम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सम नंबर 2.3 जो है उसका क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस एट द पॉइंट A and B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो दो पॉइंट है यहाँ पे A और इस साइड पे है B, ठीक है। और दोनों के बीच का अगर आप डिस्टेंस आपको दिया है, दे आर 6 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो मान लो कि अगर ये सेंटर है तो सेंटर में 3 सेंटीमीटर इस साइड पे, ओके, और इस साइड का जो पार्ट होगा उसका डिस्टेंस होगा 3 सेंटीमीटर तक का। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाइड द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट सी पे यहाँ पे अज्यूम करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो एट पॉइंट सी वी आर अज्यूमिंग हियर इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? Equipotential surface is the surface at which at every point of this surface the potential remains same. Clear? तो यहाँ पे C जो है, C पॉइंट पे हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो सपोज एट पॉइंट C इक्विपोटेंशियल surface is present. So V is equal to V1 plus V2। और इक्विपोटेंशियल पे देखो इस साइड का पार्ट अगर नेगेटिव पार्ट कंसीडर करें, इस साइड पे पॉजिटिव पार्ट कंसीडर करें, तो इक्वल टोटल इसमें क्या होगा? 0। क्लियर? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें 0 क्या करना है? टोटल प्रूव करना है कि टोटल जो पोटेंशियल है वो अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब इक्विपोटेंशियल दोनों साइड पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह वर्क करेगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? KQ1 और डिवाइड बाय R1 और KQ2 और डिवाइड बाय R2। क्लियर? चलो किए मतलब 9 × 10⁹। चलो पहला चार्ज यहाँ पे कितना दिया है आपको? फर्स्ट चार्ज है यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे है 2 माइक्रोकूलम और इस साइड पे है -2 माइक्रोकूलम। ओके, चलो यहाँ पे हो गया 2 माइक्रो है मतलब 10⁶, और R1 मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया प्लस 9 × 10⁻⁹ और यहाँ पे -2 × 10⁻⁴ माइक्रोकूलम है तो -6 होगा। क्लियर? चलो तो यहाँ पे 0.03। अब ये दोनों का आप सम करोगे तो अल्टीमेट आप जानते हो कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो बाकी सब टर्म सेम है, तो पोटेंशियल क्या होगा? 0। तो ये प्रूव हो गया कि एट इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस द पोटेंशियल रिमेन्स सेम। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0। आया समझ में? तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने 0 प्रूव कर लिया। इसका मीनिंग है इक्विपोटेंशियल सरफेस ए वाला जो सरफेस है वो क्या है? अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर ए फर्स्ट था। नंबर बी में क्वेश्चन ऐसा पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट what is the direction of electric field? It is always from positive charge to negative charge. So direction of electric field is always from positive charge to negative charge. But what is the direction at this surface? It is always perpendicular. थियोरी में भी मैंने समझाया था आपको
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज जो सरफेस होता है उस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स पे ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। एंड दिस डायरेक्शन इज perpendicular to every point on this surface। ठीक है, यहाँ पे ऑलवेज ये डायरेक्शन क्या होती है, कोई भी पॉइंट इस सरफेस पे लो तो ऑलवेज वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। क्लियर? तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 2.3। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.4। चलो 2.4 फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ कि जब भी आप एग्जाम्पल सोल्व करने बैठिए तब आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज, मतलब रेडियस आपको दी है, स्फेरिकल कंडक्टर है उसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। चलो 12 सेंटीमीटर का मीटर में बेटा कन्वर्ट करेंगे तो 0.12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपको दिया है चार्ज, उस पर चार्ज आपको दिया है Q 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड करना है फर्स्ट इनसाइड द सरफेस, इनसाइड दी स्पीयर बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो कि ये कंडक्टर है और यहाँ पे उसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, और उस पर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁷। और चार्ज ऐसा बोला है हैज़ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मतलब ये चार्ज है यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, 0। तो सीधा ही लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज ऑलवेज 0 जस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक चार्ज। चलो सेकंड है ये इनसाइड द स्फीयर का है। ओके, सेकंड आपको दिया जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर दिया हुआ है। ठीक है, जस्ट आउटसाइड का मीनिंग होता है जैसे ही बॉर्डर कंप्लीट होती है उसके बाद के लिए। तो याद रखो ये 12 सेंटीमीटर जो है, ठीक है, उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला है KQ डिवाइड बाय R²। और जस्ट आउटसाइड है इसका मीनिंग है R से थोड़ा ग्रेटर, उससे थोड़ा बाहर की साइड पे। तो ये इसके ऊपर जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और चार्ज की इफेक्ट उस पर लगेगी। दैट मीन्स ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ और चार्ज अपने पास कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁷। एंड इसके लिए जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगा 0.12 का स्क्वायर। चलो E की वैल्यू कैलसी यूज़ करते हैं। चलो हो गया 9 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 0.12 डिवाइड 0.12। ओके, 1000 आंसर दिया है आपको इंटू, देखो ये हो गया अपने पास 10⁻², तो टोटल आंसर दिया है आपको 10⁵ न्यूटन पर कूलम। आया समझ में? तो ये अपना मिल गया सेकेंड आंसर। ओके, नंबर C। चलो नेक्स्ट है आपके पास एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब सेंटर ऑफ द स्फीयर से 18 सेंटीमीटर फार अवे, 18 सेंटीमीटर। ओके, तो एट 18 सेंटीमीटर E इज इक्वल टू अगेन
के क्यू बाई आर स्क्वायर 9 इंटू 10⁹ और अपने पास चार्ज तो फिक्स्ड है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 एंड डिवाइड बाय उसके लिए जो वैल्यू है वो है 0.18, तो 0.18 का स्क्वायर। चलो तो E इज इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू है उसमें 9 इंटू 1.6 डिवाइड 0.18, तो 80 आंसर आया। तो 80 इंटू 10⁻², तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर मेरे को इसमें 0.8 करना है, ठीक है, 0.8 करना है, या तो उसको 8000 भी बोल सकते हो, ठीक है ना। एक जीरो तो था, इसमें 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, न्यूटन पर कूलम। तो चेक कर लेते हैं अपना आंसर राइट है कि नहीं। 8000 0.18 का होल स्क्वायर। Here we have a little mistake, so let's try for another time. 14.4 divide 0.18 divide 0.18. So I am sorry, let's I had a little mistake, so answer is such like that 444.44 into 10⁻², okay, so answer 4.44 into 10⁻⁴ like that Newton per coulomb. Let's check again whether our answer is correct or not. 4.44 10⁻⁴, yes, it is a right answer. So let's move on to the next example, 2.5 example. A parallel plate capacitor with air medium, air between the plates has a capacitance. Air between the plates or capacitance, अभी लास्ट आप एग्जाम्पल देख सकते हो, शायद आप में थोड़ा वीडियो में अगर प्रॉब्लम है तो सी नंबर जो लास्ट एग्जाम्पल में हमने सोल्व किया ना, उसका आंसर आया है 444.44 इंटू 10⁻²। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा कन्वर्ट किया है और ये जो पॉइंट था वो यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे है पॉइंट, इसलिए 10⁻⁴ आ रहा है। चलो अभी 2.5 एग्जाम्पल 2.5 के लिए डिस्कस करते हैं। चलो 2.5 में बेटा क्या है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ अ कैपेसिटेंस 8 पिकोफेराड। देखो एयर के लिए कैपेसिटेंस को हमने C0 दिया था, अगर आपको थ्योरी का पता हो तो 8 पिकोफेराड, और पिकोफेराड भी मैंने बताया था, पिको मीन्स 10⁻⁻12, ओके, तो C0 आपको दिया हुआ है। दूसरा, what will be the capacitance if the distance between this plate is reduced by half? अगर डिस्टेंस वो हाफ हो जाता है, तो जो डिस्टेंस है उसको आप हाफ कर देते हो, ठीक है ना, तो क्या होगा, क्लियर। चलो तो between them is filled with a substance of dielectric constant, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको 6 दिया हुआ है, ओके। सो लेट्स ट्राई टू डू something better, okay. So what is the formula for capacitance? C0 is equal to epsilon naught A by D, okay. Now the capacitance is given here for air medium, 8 into 10⁻⁻12 epsilon naught A by D। अभी सेकंड केस में आपको क्या दिया हुआ है, जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, उसमें आप प्लेट को क्या कर रहे हो, सेकंड केस में जो दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है उसको हाफ कर रहे हो, और कौन सा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसमें फिल कर रहे हो,
ठीक है, तो उसके लिए कैपेसिटेंस क्या होगा, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी अगेन। बट इसके लिए जो है डाइलेक्ट्रिक के लिए वो एक काम करते उसको डैश नाम देते, तो यहाँ पे भी डैश लेना पड़ेगा। चलो, तो C इज इक्वल टू अगेन, पर डाइलेक्ट्रिक के लिए अगर आपको याद हो तो डाइलेक्ट्रिक के लिए मैंने आपको बोला था कि जब भी न्यू फॉर्मूला आप अप्लाई करो तो न्यू कैपेसिटेंस होता है वो ओल्ड कैपेसिटेंस से आपको क्या करना पड़ता है, K से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, सो C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A बाई डी, K इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन 0 A और बाय डी डैश की वैल्यू है अपने पास d बाई 2। चलो d बाई 2 गया ऊपर, तो C इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2K और एप्सिलॉन 0 A बाई डी। अभी एप्सिलॉन 0 A बाई डी उसकी वैल्यू हमारे पास है 2, K की वैल्यू कितनी अपने पास 6 है और एप्सिलॉन 0 A बाई डी की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻12 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो 96 is here, 96 into 10⁻⁻12, so the capacitance is 96 picofarad, new capacitance, right? The next one, three capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in series. So combination of capacitor, concept है combination of capacitor का। Three capacitors are connected in series. What is the value? The value is given 9 picofarad. 9 picofarad here, 9 picofarad here and 9 picofarad here. If you study the theory well, the total potential is V and the separate potential is V1, V2 and V3. It is a separate potential. But what we have discussed the previous lecture, the capacitance, the value of capacitance is same. So the distribution of this potential is always remains same. Okay, so first question ये है, what is the total capacitance of combination? Very easy question. Total मतलब equivalent. So the by formula, by using formula 1 by C1, 1 by C2 and 1 by C3. So 1 C equivalent is equal to 1 by 9 plus 1 by 9 plus 1 by 9, which is 3 by 9, which is 3 by 9, 1 by 3, 1 C equivalent. So the C equivalent is equal to 3 and the unit is picofarad. देखो वही जो यूनिट है वही हमने कन्वर्ट किया, तो एक तो ये आंसर आ गया अपना पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस कैसे मिल सकता है। ठीक है, अभी दूसरी बेटा बात इसे ऐसी है कि भाई इसमें सारे में क्या है, पोटेंशियल तो क्या है, सॉरी कैपेसिटेंस क्या है, सबके सेम है। तो टोटल V इज इक्वल टू एक्चुअल में क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, बट व्हाट हैपन्स हियर, as the capacitance, the value of capacitance is same, the distribution of potential is also same. V1 is equal to V2 is equal to V3. So we can write V1 plus V1 plus V1 here. Okay, so V is equal to 3V1. Clear? So what is the value of V1? You have given a value of V. It is 120 volt. It is a given in B option. So 120 is equal to 3V1. So V1 is equal to 40 volt. As we can say that V2 is equal to also a 40 volt and V3 is equal to also a 40 volt.
So the distribution of potential is also same as the capacitance are same. Okay. So you can see here the V1 is equal to 40, V2 is equal to 40 and V3 is equal to 40 volt. Okay. Thank you.